हेलो बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो अगले साल क्लास 10th का बोर्ड देने वाले हैं। और इस वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस, जिसमें सबसे पहले बात आती है टोपो शीट की। तो टोपो शीट को हम छोड़ देते हैं, उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम पहले थ्योरी पार्ट को डिस्कस करेंगे और उसकी शुरुआत होती है चैप्टर क्लाइमेट से। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? वैसे तो जितने भी वीडियोस आएंगे आपके सिलेबस से रिलेटेड वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन क्लाइमेट का चैप्टर उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? तो देखो, पहले आप क्लाइमेट का चैप्टर पढ़ोगे, उसके बाद आप पढ़ोगे सॉइल, या फिर आप पढ़ोगे वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, नेचुरल वेजिटेशन, मिनरल्स, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ये सारे के सारे जो चैप्टर हैं, इन चैप्टर्स में जो बात की गई है वो सब एसोसिएट है किससे? क्लाइमेट के चैप्टर से, क्योंकि क्लाइमेट ही इन सारी चीज़ों को डिसाइड करता है जो आप आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिट्टी कैसी होगी, क्लाइमेट के हिसाब से डिसाइड होगा। नेचुरल वेजिटेशन कैसी होगी, क्लाइमेट के हिसाब से डिसाइड होगा। एग्रीकल्चर कैसी होगी, क्लाइमेट के हिसाब से डिसाइड होगा। तो जब आप वो सारे चैप्टर पढ़ोगे तो आपको बार बार रेफरेंस दिया जाएगा क्लाइमेट के चैप्टर का। तो इसीलिए क्लाइमेट का चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर ज्योग्राफी सिलेबस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं हाँ बता दूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, वैसे तो सारी बुक में ही सेम सिलेबस मिलेगा, 19-20 का अंतर हो सकता है, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूं टोटल ज्योग्राफी क्लास 10th ICSE के लिए। आप कौन सी बुक यूज़ कर रहे हो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपके जो नोट्स हैं या फिर आपका जो कंटेंट है वो डिफ़र कर रहा है तो आप टोटल ज्योग्राफी भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। हमारा जो आज का चैप्टर है वो होने वाला है क्लाइमेट। ठीक है, यानी कि जलवायु। वैसे आपको हिंदी से कोई लेना देना नहीं है कि जलवायु किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी जानकारी तो होनी चाहिए। तो क्लाइमेट को हम हिंदी में जलवायु कहते हैं। तो हम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन चैप्टर शुरू होते ही आ जाता है कि भाई इंडिया की क्लाइमेट क्या है, उसका नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज क्लाइमेट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आता है और लगभग हर साल ही आ जाता है। ठीक है, और अब क्योंकि MCQ ऐड कर दिए गए हैं आपके पैटर्न में तो उसमें भी आ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की क्लाइमेट का जो नाम है वो है ट्रॉपिकल मॉनसून। ठीक है, अब ये नाम क्यों पड़ा है भाई? नाम ऐसे तो नहीं रख दिया गया होगा ना, हम कुछ और भी नाम रख सकते थे, लेकिन ट्रॉपिकल मॉनसून ही क्यों नाम रखा है? अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो देखो, जब आप इंडिया का मैप देखते हो तो आप ये देखते हो कि इंडिया का मोस्ट ऑफ द पार्ट ट्रॉपिकल जोन में आता है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर इक्वेटर तक और थोड़ा सा उसके ऊपर भी है, लेकिन ज़्यादातर पार्ट जो है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है। दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग टर्म ट्रॉपिकल। और मॉनसून का जो फिनोमेना है वो इंडिया की क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अब क्योंकि इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है हमारा मॉनसून, तो हम अपनी क्लाइमेट में मॉनसून टर्म भी यूज़ करते हैं और ये दोनों मिलकर जो नाम बनता है वो बनता है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। समझ में आ गया? तो व्हाट इज़ द आंसर? आंसर इज इंडियाज क्लाइमेट इज नोन एज ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्लाइमेट को कैसे मतलब डिसाइड किया जाए या कैसे पढ़ा जाए, और या फिर क्लाइमेट कैसे डिसाइड होती है? तो जो पहला पॉइंट है वो है रीजनल वेरिएशन। रीजनल वेरिएशन क्या होता है? रीजनल का मतलब होता है अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग एरिया, या मतलब आप समझ रहे हो, क्षेत्रों की बात हो रही है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, वैसे ही अलग अलग रीजन की बात हो रही है। तो रीजनल वेरिएशन यानी कि अलग अलग रीजन में किस तरह की विविधता या वैरायटी मिलती है। ठीक है, तो आप देखो कि नॉर्थ में जो हमारा नॉर्थ मोस्ट एरिया है वो माउंटेनियस रीजन है। ठीक है, साउथ में चले जाते हो आप तो आपको प्लेटू रीजन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और फिर अगर हम ईस्ट में चले जाते हैं तो वहाँ पे भी हमको माउंटेन्स देखने के लिए मिलते हैं। वेस्ट में चले जाते हैं तो हमको थार का डेजर्ट देखने के लिए मिलता है। और साउथ में पेनिनसुलर इंडिया है। अब पेनिनसुलर क्या होता है? पेनिनसुलर मतलब पेनिनसुलर शब्द जो है उसका मतलब ये होता है कि एक बड़ा लैंडमास जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। कितनी तरफ से? 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, है ना। तो 3 तरफ कैसे? ये है इंडिया का साउथ पार्ट। इस तरफ आप देखोगे तो बे ऑफ बंगाल मिलता है, इस तरफ अरेबियन सी और इस तरफ इंडियन ओशियन। अब इस तरफ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ईस्ट में आपको बे ऑफ बंगाल मिलता है, वेस्ट में आपको अरेबियन सी मिलता है और साउथ में आपको इंडियन ओशियन मिलता है।
यही वाटर बॉडी है। अब देखो जब तीन तरफ से ये वाटर बॉडी से घिरा हुआ है तो दैट मीन्स क्या हुआ कि ये पेनिनसुला है, तो इसीलिए इसको पेनिनसुलर इंडिया भी कहा जाता है, हमारे सदर्न पार्ट को। ठीक है, डेक्कन प्लेटू एरिया भी लगभग यही एरिया है। क्लियर? तो ये तो बात हो गई अलग अलग रीजन की। अब इस रीजन में अलग अलग तरह के फैक्टर्स हैं, कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर बहुत कम है, कहीं पर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है पूरे साल। और साउथ का तो फैक्टर ये ओशन वाला है ही कि यहाँ पर सी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्र में इंडिया में अलग अलग तरह के फैक्टर्स हैं। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया की क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं या इफ़ेक्ट करते हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो जो हमारी अगली हेडिंग होगी, अगर आप नोट्स बना रहे हो, फैक्टर्स इफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, जिसमें पहला पॉइंट होगा हमारा क्या? सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा हिमालयाज। ठीक है, हिमालयाज यानी रोल ऑफ हिमालय की बात हो रही है यहाँ पर। हिमालय कैसे इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। देखो, नॉर्थ में हमारा जो माउंटेन रीजन है पूरा हिमालय का, वो दो काम करता है। पहले तो जो चाइना की तरफ से या साइबेरिया की तरफ से ठंडी हवाएं आ रही हैं, उनको इंडिया में एंटर करने से रोकता है, एज अ बैरियर काम करता है। तो उससे क्या होता है कि वो ठंडी हवाएं इंडिया में आ नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से इंडिया एक कोल्ड डेजर्ट होने से बच जाता है। समझ में आ रही है बात? एक कोल्ड डेजर्ट होने से बच जाता है। अब दूसरा क्या काम करता है कि जब साउथ वेस्ट मॉनसून ट्रैवल करते हुए माउंटेन्स की तरफ या हिमालय की तरफ जा रहा होता है, तो अगेन हिमालय एक बैरियर की तरह काम करता है और मॉइस्चर लेडन विंड्स यानी मॉनसून की विंड्स जिनमें बहुत सारा मॉइस्चर है, पानी है, वो भी टकरा जाता है हिमालय की रेंज से या हिमालय के माउंटेन से, और फिर इंडिया को क्रॉस करके चाइना की तरफ नहीं जा पाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से इंडिया को रेनफॉल सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया पहला फैक्टर। दो काम कौन से हो रहे हैं? ठंडी हवाएं आने नहीं दे रहा है, एज अ बैरियर काम कर रहा है, और मॉइस्चर लेडन विंड्स को जाने नहीं दे रहा है, एज अ ऑब्स्टिकल काम कर रहा है। पहला फैक्टर ये इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या होगा? दूसरा फैक्टर है रिलीफ फीचर। ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, रिलीफ फीचर। रिलीफ मतलब होता है अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स अलग अलग एरिया में ना। अगर आप इंडिया को देखोगे तो अभी मैंने बताया माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटू, डिजर्ट्स, वैलीज, ओशियन, कोस्टल एरिया, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। अब देखो रिलीफ कैसे काम करता है। माउंटेन एरिया जो कि बहुत हाइट पर है, वहाँ पे क्लाइमेट आपको ठंडा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, प्लेटू रीजन में चले जाओगे तो सबसे पहले तो वो प्लेटू है, इग्नियस रॉक से बना हुआ है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, हीट को एब्जॉर्व करता है, और सबसे बड़ी बात इक्वेटर के पास है। अब क्योंकि वो इक्वेटर के पास है तो क्या होता है कि हीट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, दैट इज़ वाई वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती। पहाड़ों पर ठंड, प्लेटू पे गर्मी। और अगर हम बात करें कोस्टल एरिया की, कोस्टल एरिया मतलब ये वाला जो एरिया मैंने आपको बताया था, कोस्टल एरिया में सी का इन्फ्लुएंस रहता है। ठीक है, जब दिन में गर्मी होती है तो क्या होता है, हवा वो सारी गर्मी को उड़ाकर ले जाती है। ठीक है, और फिर रात में अगर गर्मी होती है तो हवाएं उसको आकर ठंडा कर देती हैं। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, 9th में आपके चैप्टर में रहा होगा। तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कोस्टल एरिया के क्लाइमेट को या टेम्परेचर को मॉडरेट रखता है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ठीक है, और यहीं से एक और चीज़ क्रिएट होती है, चलो रहने दो, वो हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ द सी में। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये मैं मिटा देता हूँ। आज डस्टर नहीं मिल रहा है तो इसीलिए हाथ से ही मिटाना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट आप नोट कर लो, थर्ड पॉइंट है हमारा एल्टीट्यूड। क्या है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट या फिर ऊंचाई। अब देखो, एक होता है नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट क्या है कि जब हम ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है। ठीक है, यानी कि जो हाइट और टेम्परेचर का रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि जितना मैंने उतना कम हो रहा है, इसका भी एक रेट है।
क्या रेट है? रेट यानी कि किस रेट से ये घट रहा है। रेट है इसका 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाता है। कितना? 165 मीटर पर 1 डिग्री डिक्रीज हो जाता है। और अगर दूसरे शब्दों में राउंड फिगर में बताना चाहें तो एक तरह से आप कहोगे कि 1 किलोमीटर में आप लगभग 6.5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर कम हो जाता है। इसको बोलते हैं हम नॉर्मल लैप्स रेट, कि इतना तो होता ही होता है। अगर कोई लोकल फैक्टर काम करता है तो कम ज़्यादा भी हो सकता है, ये रिवर्स भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल लैप्स रेट कि नॉर्मली तो इतना कम होता ही होता है। तो एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, यानी कि अगर हमें हाइट पे जाना है तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो देखो, इसीलिए गर्मी के सीज़न में आप देखोगे कि लोग कहाँ जाते हैं घूमने के लिए? शिमला, मसूरी, कुल्लू, मनाली, ठीक है, ये सारी जगह जाते हैं। कश्मीर जाते हैं, लद्दाख, लाहौल स्पीति, ये सब क्या है? ये सब हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ हैं, माउंटेनियस रीजन है। और क्योंकि ये हाइट पर है, अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर कम होता है जब हम हाइट पर जाते हैं। तो जैसे जैसे लोग हाइट पर चढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है। अब देखो, वेरिएशन भी दिखा देता हूँ। अगर कोई यहाँ से ऋषिकेश जा रहा है, यहाँ से मतलब मान लो हम लखनऊ में हैं, तो लखनऊ से अगर कोई ऋषिकेश जा रहा है तो ऋषिकेश का टेम्परेचर लखनऊ से बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, बस थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ऋषिकेश बहुत ज़्यादा हाइट पर नहीं है। ठीक, उसके बाद अगर कोई मसूरी जा रहा है तो मसूरी का टेम्परेचर ऋषिकेश से भी कम होगा, क्योंकि मसूरी ऋषिकेश से हाइट पर है। अब अगर कोई शिमला जा रहा है तो वहाँ का टेम्परेचर मसूरी से कम होगा, क्योंकि शिमला और ज़्यादा हाइट पर है। और अगर कोई कश्मीर चला जा रहा है तो वहाँ का टेम्परेचर तो बहुत ही ज़्यादा डाउन होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हाइट पर है। देख रहे हो, ये सीक्वेंस बता रहा हूँ मैं, ऋषिकेश, मसूरी, शिमला और कश्मीर। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो रहा है। किसकी वजह से? एल्टीट्यूड की वजह से। अब इसको रिवर्स करो, जैसे जैसे वो लोग छुट्टी बिता के वापस आएंगे, जैसे जैसे नीचे आते चले जाएंगे और अपने एरिया में आएंगे, फिर गर्मी हो जाएगी। किसकी वजह से? एल्टीट्यूड की वजह से। ठीक है, तो माउंटेन रीजन पे भी ये हो रहा है, प्लेटू रीजन पे भी हो रहा है, यानी कि जो हमारा एल्टीट्यूड है वो इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहा है। समझ में आ गई बात? उसके बाद आ जाते हैं हम लैटिट्यूड पर। लैटिट्यूड, अब लैटिट्यूड का क्या रोल है? लैटिट्यूड का रोल आपको 9th में पढ़ाया गया होगा, अगर आपको याद हो तो। और हाँ, 9th का सिलेबस भी डिस्कस करने वाले हैं, बहुत जल्दी शुरू करेंगे। तो क्या है कि लैटिट्यूड को हम डिस्कस करेंगे इक्वेटर से। एक लॉ है या फैक्टर है, आप जान लो कि इक्वेटर से जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड पर जाते हैं, इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री है ना, इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री से जैसे जैसे हम 1, 2, 3, 4, 5 डिग्री ऐसे 90 डिग्रीज तक जा सकते हैं, नॉर्थ में भी जा सकते हैं, साउथ में भी जा सकते हैं। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता चला जाता है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर के क्लोज आते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर हाई होता चला जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इक्वेटर पर सनरेज वर्टिकल होती हैं। समझ में आ गया? तो अब इसका एग्जाम्पल देखो, इंडिया में आप देख रहे हो ना, गर्मी हो रही है। अफ्रीका में जहाँ से इक्वेटर पास हो रही है गर्मी हो रही है। वहीं आप रशिया पे चले जाओ, एकदम साइबेरियन टुंड्रा टैगा रीजन में चले जाओ, वो सब क्या है 70 डिग्री 80 डिग्री नॉर्थ में सिचुएटेड है ना, 90 डिग्री तक चले जाओ, वहाँ पर क्या है बर्फ़ ही बर्फ़ है। ठीक है, और एकदम 90 पे चले जाओगे तो वहाँ पे तो 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है, तो एकदम बर्फ़ ही बर्फ़ है। क्यों है? क्योंकि हम इक्वेटर से बहुत दूर चले गए। क्लियर हो गई बात? वैसे ही अगर हम नीचे की बात करें तो इक्वेटर से नीचे भी आप जा सकते हो। जैसे ही आप एकदम 90 डिग्री पे पहुंचोगे आपको क्या मिलेगा? अंटार्कटिका मिलेगा। फिर क्या है? बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये किसकी वजह से? ये है लैटिट्यूड की वजह से ना। इफेक्ट किसका है? ये लैटिट्यूड का इफेक्ट है, जिसकी वजह से हमारी क्लाइमेट इफेक्ट कर रही है। ऐसे ही आप इंडिया में भी देख सकते हो, साउथ इंडिया जो है वो इक्वेटर के पास है, तो वहाँ पर बहुत गर्मी है। ठीक है, और जैसे जैसे आप कश्मीर की तरफ चले जाते हो, एक तो वहाँ पे दूसरा फैक्टर हाइट का भी काम कर रहा है, लेकिन लैटिट्यूड का भी काम कर रहा है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा कम होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है जेट स्ट्रीम। अब स्ट्रेटोस्फीयर में ये एक हवा है जो कि बहुत तेज़ी से चलती है। ठीक है, 150 किलोमीटर के आसपास की इसकी स्पीड होती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कभी कभी कम भी हो सकती है। अब ये विंटर और समर दोनों में ही चलती हैं और इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं, और कभी कभी तो बेमौसम की बरसात भी कराती हैं। ठीक है,
लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, जो कि शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए, एमसीक्यू के लिए, सब के लिए अगला पॉइंट जो इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्ट करता है वो क्या है? वो है हमारा एल नीनो। देख लो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो, एल नीनो। व्हाट इज एल नीनो? अब देखो ध्यान से सुनना, यही क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज एल नीनो, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा क्या है एल नीनो। एल नीनो एक वार्म ओशियन करंट है, ध्यान से सुनो, हवा नहीं है, वार्म ओशियन करंट है। वार्म ओशियन यानी कि गर्म समंदर की धारा है, गर्म पानी की धारा है जो समंदर में बह रही है, लेकिन कहाँ? तो सबसे पहले कीवर्ड्स देखो क्या है इसमें। साउथ अमेरिका में पेरू के कोस्ट पर वार्म ओशियन करंट जो चलती है, इसको हम एल नीनो कहते हैं। और इसका इंडिया के क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि अगर एल नीनो करंट चलती है, जो कि हर साल नहीं चलती है, लेकिन अगर चलती है तो इंडिया की क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ये इफेक्ट पड़ता है कि इंडिया की क्लाइमेट में जो मॉनसून आने वाला है, या तो वो बहुत वीक आएगा, ठीक है, या तो नहीं आएगा, है ना। मोस्ट ऑफ द इंडिया ड्राउट झेल रहा होगा, सूखा झेल रहा होगा, हमारी क्रॉप ढंग से नहीं हो रही होगी। ये सारी कंडीशंस आपको देखने के लिए मिलेंगी कब? जब एल नीनो चल जाएगी। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एल नीनो इन इंडियाज क्लाइमेट। तो आप बताओगे कि जब जब एल नीनो चलती है तो इंडिया में मॉनसून या तो वीक हो जाता है या तो नहीं आता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी एल नीनो की। और उसके बाद जो अगला मेन फैक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है मॉनसून, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट हो गए, वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन आप बस इतने ही पढ़ो, सारे पढ़ाएंगे तो आप ही के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। जितने इंपॉर्टेंट हैं आपके सिलेबस के लिए बस उतना ही बता रहा हूँ। ये लास्ट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग का, विच इज मॉनसून। अब देखो मॉनसून क्या है। मॉनसून की जो हवाएं हैं वो इंडियन ओशियन से पेनिनसुलर इंडिया को हिट करती हैं, और ये एक लेंदी टॉपिक है जिसके लिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन इसका इफेक्ट क्या है कि जब बारिश होती है तो टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा घटा देती है। जो इंडिया का जो हमारा पूरा रीजन है, जहाँ जहाँ बारिश होती है वहाँ पे हम महसूस करते हैं कि टेम्परेचर कम हो गया है, ठीक है। और दूसरा ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये उन सारे एरियाज़ को बारिश तो प्रोवाइड करा ही रही है, रेनफॉल तो अकर कर ही रही है, साथ ही साथ ये इंडिया की वेजिटेशन के लिए, नेचुरल वेजिटेशन के लिए और एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात? इसीलिए तो हम इंडिया को क्या बोलते हैं, इंडिया की क्लाइमेट का क्या नाम है, कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो अभी हम फिर से वापस आते हैं नेचुरल वेरिएशन पे कि हमें क्या क्या डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। इसमें कुछ नोट्स नहीं बनाने हैं, बस आप सुन लो। देखो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार की, इंडिया का मैप इमेजिन करो दिमाग में। उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर हम बात करते हैं तो आपको आसपास देखने के लिए मिलते हैं, और दोनों की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन है, लगभग सेम देखने के लिए मिलता है। वहीं अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु या केरला की, तो वो भी लगभग आसपास ही हैं, आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं, तो उनकी क्लाइमेट भी लगभग सिमिलर ही है, ठीक है। रेनफॉल का एक फैक्टर अगर अलग कर दें तो, क्योंकि तमिलनाडु साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल रिसीव नहीं करता बिकॉज इट्स लाई इन रेन शेडो जोन। लेकिन उसके अलावा जो टेम्परेचर या प्रेशर या कंडीशंस देखने के लिए मिलती हैं वो सारी लगभग सेम देखने के लिए मिलती हैं। अब लेकिन ये तो दो दो के हमने पेयर बना के कंपेयर किया जो कि सेम है। अब पहले पेयर को दूसरे पेयर से आप कंपेयर करो। सॉरी, क्या उत्तर प्रदेश और बिहार और तमिलनाडु और केरला, इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश और बिहार है ये कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है ये भी जान लो। कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो ये होता है कि जैसे जैसे हम सी से दूर चलते चले जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंटीरियर में, डेप्थ में अंदर जाते हैं कंट्री के अंदर, तो वहाँ पर सी का इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो जाता है, और जो मौसम है वो एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। मीन्स अगर गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ठंडी है तो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, ठीक है। तो इस तरह की क्लाइमेट को हम कहते हैं अभी मैंने क्या बोला था देखो भूल गया, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट हमारे यूपी और बिहार जो है ये आपस में
शेयर कर रहे हैं या आपस में इनकी जोड़ी जो है वो एक जैसी है। लेकिन अगर हम केरला और तमिलनाडु की बात करते हैं तो वहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है कि यूपी बिहार से उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। वो सी के इन्फ्लुएंस में है, वो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। टेम्परेचर वहाँ पूरे साल मॉडरेट रहता है, ऐसा नहीं है कि गर्मी है तो बहुत ज़्यादा है और ठंड है तो बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर वहाँ पे हाई रहता है क्योंकि सनरेज वर्टिकल होती हैं, लेकिन सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का कॉन्सेप्ट काम करता है तो अगेन टेम्परेचर मॉडरेट ही हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। वहीं अगर हम बात करें थार डेजर्ट की बात कर लो तो थार डेजर्ट में आप देखो दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाता है, रात का टेम्परेचर बहुत कम चला जाता है, और दोनों का अगर हम रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो बहुत 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 कम, जैसे कि 45-48 डिग्री दिन का टेम्परेचर, रात का टेम्परेचर 20-22। तो आप देख लो लगभग 50% का डिफरेंस आ जाता है। ये क्या है? वेरिएशन है, रीजनल वेरिएशन है। वहीं हम बात करते हैं तो कश्मीर में बहुत ठंड होती है दिसंबर में, साउथ में चले जाओ तो वहाँ पर ठंड नहीं होती है। बारिश की बात करें तो जो राजस्थान का एरिया है वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, या आप मान लो ना के बराबर होती है, लेस देन 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और वहीं हम चले जाते हैं मेघालय, मासेनराम और चेरापूंजी में, तो वहाँ पे एवरेज रेनफॉल साल की 1200 सेंटीमीटर होती है। तो आप देखो एक जगह बिल्कुल बारिश नहीं हो रही, एक जगह इतनी बारिश हो रही है। ये भी क्या? ये भी रीजनल वेरिएशन है। ठीक है, अगर हम विंटर का ही बात कर लेते हैं तो विंटर में हम देखेंगे हमारे यूपी बिहार में कितना टेम्परेचर है, 10-20। वहीं अगर हम देखें लद्दाख या कारगिल का इलाका, सियाचिन का इलाका, वहाँ पर -40 टेम्परेचर जा रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये है हमारा रीजनल वेरिएशन, यानी अलग अलग जगह इंडिया में अलग अलग तरह के टेम्परेचर, प्रेशर, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, और उनको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े। ठीक है, अब इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बात और बताता हूँ कि आपको किसी भी तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर एक्सपीरियंस करनी है ना, तो इंडिया इज़ यूनिक कंट्री। इंडिया के पास हर तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन है। आपको स्नोफॉल देखना है, कश्मीर चले जाओ, डेजर्ट में मज़े करने हैं तो थार चले जाओ, बीच पे घूमना है तो साउथ चले जाओ, है ना, किसी भी तरह की। और अगर आपको मॉडरेट क्लाइमेट में रहना है जहाँ पे सीज़न चेंज होते हैं, तो आप फिर अपना यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा वाले इलाके में रहो। तो आप जैसी भी क्लाइमेट चाहो इंडिया में आपको हर तरह की क्लाइमेट मिलेगी। नो नीड टू गो आउट, पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है, यहीं पे एक्सपीरियंस करो, बाहर जाके बहुत पैसा उड़ाओगे। चलो ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉनसून के बारे में, या फिर सीजन्स के बारे में, इंडिया में किस तरह से सीज़न चेंज होते हैं और उनका ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, तो ये नोट्स बना लेना। अच्छा लगा तो वीडियो में कमेंट करके अप्रिशिएट ज़रूर करना, और नहीं लगा तो कोई बात नहीं, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अदरवाइज़ पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।